Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Amy. In today's video, I will be explaining the poem The North Ship by Philip Larkin. Before this, I have recorded other poems of Philip Larkin as well. For those, go and check the playlist Modern Poetry on this channel. So let's get started. द नॉर्थ शिप का मतलब है शुमाल की तरफ जाने वाला बहरी जहाज़। ये जो पोइम है ये 6 क्वाट्रेन्स पर मुश्तमिल है। और क्वाट्रेन क्या होता है? क्वाट्रेन इज़ अ स्टांजा विच कंसिस्ट ऑफ 4 लाइन्स। जो 4 लाइन्स पर मुश्तमिल स्टांजा होता है उसको हम क्वाट्रेन कहते हैं। और इस पोइम में 6 क्वाट्रेन्स हैं, तो इस तरह इसकी जो इन टोटल लाइन्स हैं वो 24 हैं। राइमिंग स्कीम हर स्टांजा में जो है वो सेम है। सेम राइमिंग स्कीम जो है वो हर स्टांजा के अंदर जो फॉलो की गई है। और राइमिंग स्कीम है क्या हर स्टांजा की? ए बी। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वेरी पोइम। Stanza number 1. I saw 3 ships go sailing by over the sea, the lifting sea, and the wind rose in the morning sky, and one was rigid for a long journey. वो कहता है कि मैंने 3 बहरी जहाज़ों को देखा जो कि एक समंदर पर तैर रहे थे। और इन 3 बहरी जहाज़ों में क्या था कि ये एक समंदर जो कि लिफ्टिंग सी है, जो कि एक जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा पानी जो है वो रवां दवां है। एक ऐसे समंदर पर जिसकी लहरें जो है वो काफ़ी ऊंची ऊंची उठ रही हैं, लिफ्ट हो रही हैं, उनमें जो है ये मैंने इन 3 जहाज़ों को देखा। और जो विंड है वो भी चल रही थी और बहुत ऊंचा उड़ा कर लेके जा रही थी इन पानी की लहरों को। मॉर्निंग स्काई पर ये जो विंड है ये चल रही थी, एक सुबह का जो आसमान है उस पर। और इनमें से ये जो 3 शिप्स मैंने देखे हैं, इनमें से एक जो शिप है उसको जो है वो एक लॉन्ग जर्नी पर, एक लंबे बहरी सफ़र पर जो है वो जाना है। Coming towards the second stanza, the first ship turned towards the west. Over the sea, the running sea, and by the wind was all possessed and carried to a rich country. अब क्या है कि सेकंड स्टांजा में पहली शिप के बारे में हमें जो है वो पोइट इन्फॉर्म कर रहा है कि जो फर्स्ट शिप है वो वेस्ट की तरफ जो है वो टर्न हो गई, वेस्ट की तरफ जो है वो मुड़ गई, मगरिब की तरफ जो है वो मुड़ गई, उसको मगरिब की तरफ जाना था। और किस सी पर वो है? रनिंग सी पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो पानी है वो तेज़ी के साथ जो है मूव कर रहा है उस सी के अंदर। और उसमें क्या है कि उस शिप को जो है वो विंड ने जो है वो जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। विंड जो है उसको मूव करा रही है, विंड उसको जिस डायरेक्शन में लेकर जाना चाह रही है वो जो शिप है वो वहाँ उस डायरेक्शन में जा रही है। और क्या है कि वो जो विंड है वो उसको जो है एक रिच कंट्री की तरफ, एक अमीर कंट्री की तरफ जो है वो लेकर जा रही है। कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड स्टांजा, द सेकेंड शिप टर्न टूवर्ड्स द ईस्ट ओवर द सी, द क्वैकिंग सी, एंड द विंड हंटेड इट लाइक अ बीस्ट टू एंकर इन कैप्टिविटी। अब क्या है कि ये जो सेकंड शिप था वो कहाँ पर गया? वो ईस्ट की तरफ मुड़ गया, यानी वो मशरिक़ की तरफ जो है वो जो शिप है वो सेकंड शिप जो है वो मुड़ गया। और वो एक ऐसे सी पर जो है वो गया है जो कि एक क्वैकिंग सी है। एक क्वैकिंग सी का क्या मतलब है कि एक ऐसा सी जहाँ पर जलजला आया हुआ है, जिस सी में जलजला आ चुका है उस सी में जो है वो जा रहा है। जलजला आने का क्या मतलब है कि वो जो शिप है वो जिस समंदर में जा रहा है वो समंदर इतना तेज़ी के साथ उसमें पानी मूव हो रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे समंदर में और शिप में जो है वो जलजला आ चुका है। और जो विंड है वो उसको इस तरह से तेज़ी से ले गई जैसे कोई बीस्ट को जो है वो हंट किया जाता है। उसने उसको इस तरह तेज़ी से लेकर वो गई जैसे उसने किसी जो दरिंदा है उसका जो है इस तरह से शिकार किया जाता है। और फिर क्या हुआ कि जो इस शिप को चलाने वाला था, शिपमैन या कैप्टन जो भी शिप को चलाने वाला था, उसने क्या किया कि उसने जो है वो एक मतलब जिस तरह एक कैदी हथियार डाल देता है उस तरह से उसने भी जो है वो लंगर अंगेज जो है अपनी कश्ती का जो है बहरी जहाज़ का जो है वो डाल दिया। ठीक है। कमिंग टूवर्ड्स द फोर्थ स्टांजा, द थर्ड शिप ड्रोव टूवर्ड्स द नॉर्थ ओवर द सी, द डार्कनिंग सी, बट नो ब्रेथ ऑफ विंड कम फॉर्थ एंड द डेक्स शोन फ्रॉस्टली। अब थर्ड शिप का क्या हुआ? जो
थर्ड शिप है वो नॉर्थ की तरफ मुड़ गया, और उसी थर्ड शिप के लिए बेसिकली जो हमारा पोइट है उसने इसको जो है पोइम को टाइटल किया है। द पोइम हैज़ बीन टाइटल्ड ओवर दिस थर्ड शिप, और वो शिप क्या है, जो नॉर्थ शिप है वो है, जो कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अब जो थर्ड शिप है वो हमारे पास कहाँ गया, नॉर्थ की तरफ, यानी शुमाल की तरफ जो है वो बहरी जहाज़, जो थर्ड बहरी जहाज़ है वो चला गया, और एक ऐसे सी पर वो चल रहा है जो कि डार्कनिंग सी है, जो कि एक अंधेरे वाला जो है वो सी है, और वहाँ पर जो है कोई भी विंड जो है वो नहीं आती, और कोई जो है वो विंड वहाँ पर उसका जो उस जहाज़ का जो है वो पीछा उस समंदर में नहीं कर रही। और क्या है कि उस जो जहाज़ है, जो वो बहरी जहाज़ है तीसरा, उसके जो तख्ते हैं वो क्या हैं कि वो सर्दी की वजह से जो है वो चमक रहे हैं, ठंड की वजह से जो है वो चमक रहे हैं। Coming towards the fifth stanza, the northern sky rose high and black over the proud, unfruitful sea. East and west the ships came back happily or unhappily. अब क्या है कि जो नॉर्दर्न स्काई है, यानी जो हमारे पास शुमाली आसमान है, वो जो है वो बहुत ऊंचा भी है, बहुत ऊंचा, वहाँ पर हवा जो है वो भी बहुत ऊंची चल रही है, और वो ब्लैक भी है क्योंकि अंधेरा है ज़ाहिर है। तो वो जो स्काई है, नॉर्दर्न स्काई, शुमाली आसमान, वो ब्लैक है, काला हो चुका है, और वो एक जो है वो बड़ा गरूर, उसके अंदर मगरूर सा जो है वो एक अनफ्रूटफुल स्काई है, जिसका जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है, अनफ्रूटफुल सा जो है वो स्काई है, बड़ा मगरूर सा। और जो ईस्ट और वेस्ट में जाने वाले दोनों शिप्स थे वो वापस आ गए, चाहे वो हैप्पीली वापस आए या वो अनहैप्पीली वापस आए, खुशी से वापस आए या बददिली से वापस आए, लेकिन मतलब खुशी की खबर लेकर आए या कोई जो है वो सैड न्यूज़ लेकर आए, हैप्पीली या अनहैप्पीली, जिस सूरत में वो वापस आए लेकिन वो वापस आ गए। ठीक है, coming towards the last stanza, but the third went wide and far into the unforgiving sea under a free spilling star and it was rigid for a long journey. लेकिन जो थर्ड वाला है, फर्स्ट टू तो जो है वो वापस आ गए, चाहे हैप्पीली आए चाहे अनहैप्पीली आए, लेकिन जो थर्ड है वो एक बहुत लंबे सफ़र पर और बहुत दूर, बहुत लंबा चला गया और बहुत दूर चला गया, बहुत लंबे सफ़र पर एक अनफॉरगिविंग सी की तरफ, जो कि बिल्कुल माफ़ नहीं करता, यानी कि बहुत जालिम है, उसमें बहुत ज़्यादा यानी तो खयानी सी आई हुई है। अंडर आ फेयर स्पिलिंग स्टार का यहाँ क्या मतलब है कि एक ऐसा स्टार जो कि बहुत ज़ोरों शोर से जो है वो चमक रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा रोशनी है। अब इसका क्या मतलब है कि वो सूरज के नीचे जो है वो जहाज़ मौजूद है, और ये जो है ये जहाज़ एक बहुत लंबे सफ़र पर जो है वो रवां दवां था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पोइम के अंदर यूज़ होने वाले जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनके बारे में। एनाफोरा यहाँ यूज़ हुआ है। एनाफोरा क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ टू और मोर लाइंस विद सेम वर्ड, जब दो या दो से ज़्यादा लाइंस जो हैं वो एक सेम वर्ड से स्टार्ट होंगी तो उसको हम एनाफोरा कहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइन 3 और 4 जो है, लाइन 3 और 4 जो हैं वो स्टार्ट हुई हैं विद द वर्ड एंड। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो लिटरेरी टर्म है दैट इज़ एंजेबमेंट। एंजेबमेंट भी यहाँ यूज़ हुई है। एंजेबमेंट क्या होता है, अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाए तो इस लाइन को जो है हम क्या कहते हैं, एंड स्टॉप लाइन। ठीक है, और इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने से प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप ना हो तो ऐसी लाइन को जो है हम रन ऑन लाइन कहते हैं, और ये जो पूरी टेक्निक है उसको एंजेबमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइन 17 जो है वो एक रन ऑन लाइन है, क्योंकि लाइन 17 को जो है पढ़ने से हमें जो है दूसरी लाइन को जो है उसका सहारा लेना पड़ा है ताकि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिमिली। सिमिली क्या होती है, जब हम दो डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेम ट्रेड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो लाइन नंबर 11 और 12 है उनमें हमारे पास जो है वो एक लाइन है, विंड हंटेड इट लाइक अ बीस्ट। अब विंड ने जो है वो हंट किया, अब हंट करने का काम तो जो है वो विंड नहीं कर सकती, तो उन दोनों चीज़ों को आपस में जो है वो कंपेयर किया गया कि बीस्ट जो है जिस तरह से वो किसी को हंट करता है उसी तरह से विंड ने भी हंट किया है। मेटाफर जो है वो यहाँ पर लाइन नंबर 23 में यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन जो है वो भी यूज़ हुई है। एलिट्रेशन क्या है, बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स विद द सेम लेटर और सेम साउंड इन द सेम लाइन। ठीक है, एक ही लाइन में जो है
टू या टू से ज़्यादा वर्ड्स या साउंड्स का सेम लेटर सेम साउंड से दो से ज़्यादा वर्ड्स का स्टार्ट होना जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, एलिट्रेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 1 में सॉ और सिली, और लाइन नंबर 8 में कैरिड और कंट्री। नेक्स्ट हमारे पास जो लिटरेरी टर्म यूज़ हुई भी है वो है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? जब हम सेम कॉन्सोनेंट लेटर्स को जो है डिफरेंट वर्ड्स में, सेम लाइन के डिफरेंट वर्ड्स में जो है सेम कॉन्सोनेंट लेटर्स जब यूज़ होते हैं तो इसको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइन 5 जो है उसमें एक वर्ड है फर्स्ट और एक वर्ड है वेस्ट, तो यहाँ जो टी है वो एक कॉन्सोनेंट लेटर है जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, सेम कॉन्सोनेंट लेटर। ठीक है, लाइन 11 में इसी तरह से एंड, विंड और हंटेड है। अब यहाँ पर जो है तीनों वर्ड्स के एंड पर एक कॉन्सोनेंट लेटर जो है वो कॉमन है और वो क्या है, डी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? यूज ऑफ सेम वाउल लेटर्स इन डिफरेंट वर्ड्स ऑफ वन लाइन। ठीक है, एक ही लाइन के डिफरेंट वर्ड्स में एक जैसा वाउल लेटर जो है जब इस्तेमाल हो तो इस टेक्निक को हम एसोनेंस कहते हैं। और लाइन 11 में एक वर्ड है हमारे पास विंड और एक वर्ड है इट, यहाँ पर आई जो है वो दोनों में यूज़ हुआ है जो कि एक वाउल लेटर है। इमेजेस भी इसमें कुछ यूज़ हुए हैं जैसे कि शिप, सी, ठीक है, मॉर्निंग, स्काई, बीस्ट, उसके अलावा स्टार वगैरह। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें थीम है, थीम की अगर हम बात करें तो इसमें हमें पोइट यही बताता हुआ नज़र आता है कि जो लोग भी बहुत तवील सफ़र का इरादा करते हैं, बहुत लॉन्ग जिन लोगों की जर्नी होती है, वो ये सोचते हैं कि उन्हें अपनी मंजिल पर पहुंचना है, ख्वाह उनका सफ़र कितना ही लंबा क्यों ना हो, तो उनके रास्ते की जो रुकावटें हैं वो खुद ब खुद जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वेरी पोइम द नॉर्थ शिप। Like and share the video and don't forget to subscribe the channel.